खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहज़ाद। खबरें फिर अपने मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात चाहता है या नहीं चाहता, वहाँ बादशाहत कायम कर सकता है, ये एक सवाल है। मगर इसके साथ ज़िमनी सवालात हम बहुत से वो भी जोड़ के देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब वो रूल बेस्ड सो कॉल्ड वो तो ख़त्म हो गया। तो क्या अमेरिका अरेस्ट कर सकेगा उस सवाल को जो हमें वाज़े नज़र आ रहा है बाई डूइंग ऑल दिस कि क्यूबा में घुसता है, इधर घुसता है, तो क्या इससे उसकी अजमत रफ्ता वापस आएगी या इट मे इनकर मोर एक्सपेंसिव। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया है वेनेजुएला में, और हम इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ चीन रूस की खामोशी है, क्या ईरान के पास एटमी मिसाइल मौजूद हैं, जंग होती है तो क्या सूरत हाल होगी हमारे लिए भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी पॉजिटिव बयान हमारी वजारत खारजा की तरफ से आया है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट ईरान और हम किसी किस्म की बाइफर्केशन नहीं चाहते। ये एक इस पर बात करेंगे। और फिर साथ साथ टॉल क्लेम्स आ रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगी। ये हमें कहानियाँ तो सुनाई जाती हैं, डिफेंस ने तो काम अच्छा किया, इसे डच डिजीज़ कहते हैं, और तुसी भी तो कोई काम कर लो। ये तो कर ही रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्री भी उठ रही है। आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ये जो सिविलियन साइड है, इस पर बात करेंगे। और सुहेल आफरीदी से इतनी खौफ की क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आती। गवर्नमेंट इतनी वीक क्यों है? कुछ 4, 5, 10 रैलियाँ अगर निकल भी आएंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सालिम साहब। मैं पहले तो इस तरफ आता हूँ कि ये क्योंकि आपका शोबा फ़ौज का है कि ये जो मिलिट्री जो बात कर रहे हैं, आज इशारे देख रहे हैं क्यूबा में वो अपने ही किसी वजीर को वहाँ पर लेके जाना चाहता है, कोलंबिया में घुसना चाहता है। डू यू थिंक कि नंबर 1 इट मे अरेस्ट दी सो कॉल्ड जो डिक्लाइन है, और ये उसको कोई बड़े, क्योंकि सुना ये है कि अगर वो अंदर जाता है तो वो बड़ी बोसीदा इकानमी है, वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बजाय इसके कि उससे पैसे निकले, अखराजात होंगे। डू यू सी दिस पॉलिसी वर्किंग टू रेस्टोर दी एर्स्टवाइल सो कॉल्ड ग्रेटनेस ऑफ अमेरिका? जनाब एयर वाइस मार्शल साहब। अस्सलामुअलैकुम। आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेरे ख्याल में बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट्स है जिसमें ज़्यादा हाथ ट्रंप का अपना है। शायद उसकी अपनी एस्टैब्लिशमेंट के सारे लोग एग्री नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल डेस्परेट अटेम्प्ट है उस डिक्लाइन को, उस फॉल को रोकने के लिए जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसमें अब रुकने की गुंजाइश नहीं है। और टाइम लगता है, कितना लगता है ये वेरी कर सकता है, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है। देखिए, वेनेजुएला जाने की बात तो इन्होंने की है, और उसके ऊपर उन्होंने जो करना था, उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, उसकी मिसेस को उठा के ले गए। लेकिन अब वो जोर लगा रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियां जो है वो वहाँ पे जाएं और वो ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। $100 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इनकी शायद एक कंपनी जो शेवरॉन के अलावा तो कोई भी वहां पे नहीं है, बाकी सारी तो जा चुकी थी। और अभी इन्होंने मीटिंग की है, कुछ 7-8 कंपनियां बड़ी बिठाई हैं, एक्सॉन है, शेवरॉन है, कुछ और हैं, लेकिन उनमें से इंटरेस्टेड कितने हैं? बहुत कम। एक तरफ तो ये है, लेकिन और दूसरी तरफ देखिए कि 3 दिन पहले एडवाइजरी दी है अमेरिकन गवर्नमेंट ने वेनेजुएला में अमेरिकी बाशिंदों को, शहरियों को निकल जाने की, कि मुसल्लह अफराद उनको ढूंढ रहे हैं कि उनको उनके ऊपर हमले करने के लिए। तो कोई भी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहां पे इनसिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं करेगी। तो ये मेरे ख्याल में ये और बाकी भी बहुत सारे तमाशे लगा रखे हैं ट्रंप ने इस वक्त सारी दुनिया में। एक पलटा ऐसा खाया है कि जंग रोकने का उसको अगर नहीं मिला, जिसको हम कहते हैं नोबेल इनाम, तो अब वो दूसरी तरफ आ गया। शायद अब जंग लगाने या सदर को सुदूर को उठाने का उसको नेबुल इनाम लेना चाहता है। लेकिन तो मास्टर साहब, एक सूरत तो ये है, दूसरी सूरत एक और भी जो है वो सामने नजर आ रही है, वो ईरान है। ईरान की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और ईरान की हुकूमत जो है उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर कुछ बुर्का पोश ख़वातीन जो हैं उन्होंने अरेस्ट की हैं, जो उनके पास सलेंसर वाले पिस्तौल थे और वो उससे गोलियाँ मारती थी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, और जो मुजाहिरीन हैं उनको भी। इस तरह की जो वहाँ पर मूव चल रही है, और दूसरी तरफ हमले की भी बात हो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जनवरी जो है जिसमें डेडलाइन दी गई है, इसमें क्या हुकूमत ईरान और अमेरिका जो है वो रजीम चेंज कर पाएंगे, या ईरानी हुकूमत जो है काबू पा लेगी? बिल्कुल। आप याद करें, जब हम मे इंसिडेंट और उसके बाद ईरान इजराइल इंसिडेंट की बात कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो मूव भी रिजीम चेंज के लिए थी। उस वक्त भी पुराने कुशाह के वफादारों को अमेरिका में उठाया गया, उनको मीडिया पे लाया गया, वो नाकाम हुई। तो अब इन्होंने दूसरे तरीके से, जिससे ज्यादातर ये रिजीम चेंज करती रही अमेरिकी हुकूमत दुनिया भर में, ये वही तरीका है। आप देखें, मस्जिदों के ऊपर कोई भी
किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान जो है कभी हमला नहीं करेगा। 25 मसाजिद के ऊपर हमले किए गए वहां पे, 140 के 14 के लगभग सिक्योरिटी एहलकार उनके जो है उनकी जाने गई हैं। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, दिस इज द टाइम जब इसमें मोसाद है, उसके साथ रॉ है, CIA है, ये सब मिलके ये सारा फसाद फैला रहे हैं ताकि किसी तरह से रिजीम चेंज हो सके। लेकिन अब देखते हैं कि चूंकि उनके मसाइल तो हैं, इक्तिसादी मसाइल तो है, अब उनका जो ईरानी रियाल है वो 1.28 मिलियन टू $1 पहुंचा हुआ है, वो अपनी जगह, और सैंक्शंस भी लगाई हुई है सारा कुछ। लेकिन जिस तरह से अभी तक ईरानी स्पीकर ने कहा है, और उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर मिलिटरीली इस वक्त जो है ट्रंप वहां पे इंटरफेयर करता है तो फिर उनके पास सिवाय इसके कि वो डेस्परेट होके दाएं बाएं के अमेरिकी अड्डों के ऊपर सेलेक्टिव, जिसमें मेरा ख्याल नहीं कि वो कभी सऊदी अरब के ऊपर करेंगे, लेकिन कुछ छोटे जो अमीराती कंट्रीज हैं देट कुड, उनमें मसला हो सकता है। आपने बहुत बड़ी खबर दी है और बहुत बड़ा एनालिसिस दिया है कि इन केस डेस्पिरेशन में जाहिर है अपनी एग्जिस्टेंस का उनका मसला बन गया, तो फिर कतर में भी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बेस तो उनकी कतर में है। इससे पहले कतर पर वो हमला कर भी चुके हैं। अब एक तो ये बात, दूसरी बात तीसरा एंगल मुझे बताइएगा, ये जो चाइना और क्योंकि ये रीजन बहरहाल अब तो हल्का इन्फ्लुएंस का ये चाइना और रशिया का बनता चला जा रहा है, तो वो उनका क्या रद्द अमल होगा इन केस ऑल आउट वार होती है? एक तो आपने ये कहा कि उनके कोई भी अड्डे महफूज नहीं रहेंगे, इसका मतलब है ये तो वर्ल्ड वार हो गई, और सेकेंडली ये दो बड़ी ताकतें कैसे देखेंगी इस इतनी बड़ी जंग को जनाब? अब मिलिटरीली तो मेरे ख्याल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपने देख लिया कि जब वेनेजुएला का हुआ, जिसका सबसे बड़ा बायर चाइना था, तो जैसे उस दिन भी बात हुई थी, मैंने कहा था कि चाइना और रशिया वेट एंड सी। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में स्टकअप है, और वहां पे जिस तरह का कैरेट गाजर दिखाई थी ट्रंप ने यूक्रेन को रिजॉल्व करने की, उसमें बड़े बेनिफिट्स प्रैक्टिकली रशिया को दिखाई दिए जा रहे थे उसमें, कि जो एरिया कब्जा किया वो भी रहेगा, ये भी होगा, वो फेवरल उसको दिखा के। लेकिन आई थिंक ये इंतजार करेंगे कि ये फंसेगा, अमेरिका वेनेजुएला में फंसेगा, अमेरिका डेनमार्क ग्रीनलैंड में फंसेगा, और अमेरिका को जो तशवीश ब्रिक्स प्लस की चल रही है ये इसमें भी फंसेगा। तो ईरान को आई थिंक मिलिटरीली तो वो नहीं, लेकिन किसी भी तरह की दूसरी जो सपोर्ट उनको चाहिए होगी वो आई थिंक डिस्क्रीट तरीके से जरूर दी जाएगी। ये ब्रेकअप शुरू हो चुका है, ये यूनिलैटरल। लेकिन सर एक जो चीज चल रही है वो ये खबर आ रही है कि ईरान बाकायदा तौर पर सदर ट्रंप को फहरिस्तें जो हैं उनके सामने रखी गई हैं कि अगर हमला होता है तो किन किन तंसीबात पर हमला किया जा सकता है। पहले वो फौजी तंसीबात पर हमले की बात की जा रही है, फिर दूसरे मरहले में जो है वो सिविलियन तंसीबात की हमले की बात की जा रही है, और इजराइल ने भी वहां से भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी कुछ तंसीबात जो है वो लॉक कर रखी हैं। और इधर से ईरान की तरफ से ये खबर आ रही है कि इन्होंने ईरान पर जो है वो जवाबी हमले की जो है तंसीबात जो है वो उनको लॉक कर रखा है, अमेरिकी अड्डों को लॉक कर रखा है। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान के पास जो है वो कोई एटमी मिसाइल भी मौजूद हैं। क्या ऐसा मुमकिन है सर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एटमी मिसाइलों की बात को तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। कुछ अर्सा पहले जब पिछला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो रशियन वाइस प्रेसिडेंट जो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर पुतिन का, उसने कहा था कि ईरान बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर उसको कहीं से न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिल सकते हैं, ये तो कहा था, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन अभी कोई ऐसा थ्रेट या ऐसा करना ये मुझे नहीं पता, लेकिन डेस्परेशन में कुछ भी हो सकता है। तो ईरान डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा कि इजराइल ने ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी और सेफ्टी उनका अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है, तो डेफिनेटली सब कुछ ना कुछ तो कप हो रहा है। और उसमें लेकिन अमेरिका मेनलैंड को तो नुकसान कुछ नहीं पहुंचेगा, लेकिन उनके अड्डों में, जैसे आपने कतर का नाम लिया, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन होगी इनके पास वही कतर की होगी, क्योंकि वहीं से काफी कुछ अमेरिका के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये अब जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, ये ग्रीनलैंड पर कह रहे हैं हमला नहीं होगा, ये नेटो पर हमला होगा, एंड प्रैक्टिकली अमेरिका तैयार है कि ये इसको, और उधर जो है जर्मनी ने और दूसरे मुल्कों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दी है जिसमें ओपनली उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पे हम ये कुछ जहाज भी सुना है जर्मनी ने भेजे हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? ये उसी का हिस्सा है, डोमिनो इफेक्ट है, डेस्परेट। देखे ये कोई कमला नहीं आ जाता, वो सारे पिंडे च रौला पा देता है, इधर भी समथिंग लाइक दैट इज बीइंग डन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। किधर आप देखिए कि वो ये सारी हरकतें कर रहा है।
ग्रीनलैंड के बारे जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए कि वो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, कनाडा अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, तो इसमें जैसे आपने कहा यूके और जर्मनी ने बड़ी, जिसको कहते हैं ना, सख्त आगे से उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिखाया है। और उन्होंने इवन कहा है कि हमें नाटो की जॉइंट फोर्स जो है वो ग्रीनलैंड की प्रोटेक्शन के लिए बनानी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ भी हुआ तो नाटो खत्म हो गया, नाटो खत्म हो गया, जो कि एक तरह से सबसे बड़ा मिलिटरीली इत्तेहादी था अमेरिका का। तो ये तो सारे 7 कंट्रीज ने, जो नेटो के कंट्रीज हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और यूके और जर्मनी ने तो बाकायदा कहा है कि जी हमें फोर्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए नेटो की भेजनी चाहिए वहां पे। और डेनमार्क का आप सुन ही चुके हैं, ग्रीनलैंड का अपना सुन चुके हैं। तो आई थिंक असल इशू वही है, अपनी सुपर पावर की एक जो उसको दोबारा से दिखाने के लिए कि वी आर दी ओनली सुपर पावर, ये डेस्परेट है। दूसरे हैवीली अंडर डेट है अमेरिका। और तीसरी बात ये कि उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। और उनको अब ग्रीनलैंड में क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स। अच्छा, एक और बात एयर वाइस मार्शल साहब, मैं बड़ी अहम बात मैं भूल ना जाऊं, खबरें आ रही हैं कि जो डीप स्टेट है और पर्टिकुलरली जो आर्मी है वो उसे कह रही है कि वो ग्रीनलैंड में और इधर उधर ना जाए। डू यू लैंड एनी क्रेडिबिलिटी टू दीज रिपोर्ट्स, या ये जो अमेरिकी रियासत है? जी 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 फरमाइए। जी जी, इसके बारे में हमारी नहीं, वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स उसके बारे में है, और ऑथेंटिक वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि इवन जो इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है, उन्होंने इसको रिएक्ट किया है कि ये ठीक डिसीजन नहीं है। और कुछ चीजें तो मीडिया से हटा दी गई थी जो आई थी, कि बड़ा स्ट्रांगली एक किसी उनके जनरल, 4 स्टार जनरल ने इसको कंटेस्ट किया है कि ये बिल्कुल आपका गलत फैसला होगा। और उन्होंने ये भी कहा, इवन जनरल ने, मिस्टर प्रेसिडेंट यू डोंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डू दैट। इसको सेनेट या कांग्रेस जो रिजेक्ट कर देगी। तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो, वो कहते हैं ना, धुआं उठता है तो कुछ ना कुछ तो होता है वहां पे। ये बिल्कुल हुआ है। डू यू थिंक द डीप स्टेट इज स्ट्रांग इनफ, इतनी डीप स्टेट की इतनी उसमें है कि वो इसको रोक सके? हमने कई मामलों में देखा, कई सुदूर को बड़ा बुरी तरीके से एम्बैरेस किया गया था। आपको क्लिंटन वाला मामला याद होगा, और फिर आपको निक्सन वाला मामला भी याद होगा। तो डू यू थिंक कि ये इधर से भी कोई रिएक्शन आ सकता है, और जो एक स्प्लिट नजर आती है आपको अमेरिकन रूलिंग एलीट में? सर, डीप स्टेट को देख लें तो इब्राहिम लिंकन से लेके कैनेडी तक और भी बहुत कुछ हुआ। तो डीप स्टेट जब करना चाहती है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनके ऊपर उनके पास जो उनका ऑब्जेक्टिव या फोकस होता है वो एक किसी भी प्रेसिडेंट की जाती फोकस से बढ़ के और उससे बियॉन्ड होता है। वो ये भी देखते हैं कि इसके करने के ऊपर हमें लॉन्ग रन में फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो इसमें इवन ये स्टेटमेंट आई थी कि ईसी जनरल, जिसके नाम से ये स्टेटमेंट आई थी वेस्टर्न मीडिया में, कि उसने तो इवन कहा था कि द प्रेसिडेंट शुड बी रिमूव्ड। तो इस तरह की अगर ये इतना भी नहीं, इसका 50% भी है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस डिवाइड एंड कंसर्न विद इन द एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, उसकी कुछ जो सिविलियन एडवाइजर हैं वो बड़े इसके बारे में हैं। सब दोबारा ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान के हवाले से जो सिचुएशन चल रही है, इसमें एक जानिब जो है अमेरिका चाह रहा है कि मुज़ाकरात करने चाह रहा है, क्योंकि आज ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका की जानिब से फोन आया है मुज़ाकरात के लिए, उनसे बातचीत हो सकती है। दूसरी जानिब हमले की धमकियां दी जा रही हैं। उधर सऊदी अरब की जानिब से खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करने से रोक दिया है, कि उनकी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल ना की जाए अगर हमला होता है। अगर हमला होता है सर, तो फिर क्या ईरान के पास इतना असला है कि वो अमरीकी जो तनसीबात हैं उनको भी हमला जो निशाना बनाए और इजराइल को भी निशाना बनाए? देखिए, इजराइल हो गया या खासतौर पर अमेरिका हो गया, ये अपने जिसको कहते हैं ना, ये अपना नुकसान करने के, उसको, इनका नुकसान अगर कुछ भी हो जाए, इनका एक भी सोल्जर अगर हिट होता है तो उनको उतनी तकलीफ होती है जितनी शायद किसी को अपने 100 सोल्जर के हिट होने पे होती है, क्योंकि ये सिर्फ डिफेंसलेस नेशंस को मारने के आदी रहे हैं ज्यादातर। आप इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, जहां से वियतनाम टाइप लोग इनको टक्कर जाते हैं, वहां से इनको भागना पड़ता है। तो ये जो आपने सऊदी अरब वाली बात की है, ये भी उसी का हिस्सा है कि अब ये लोग भी, ये कंट्रीज भी समझने लग गए हैं कि अमेरिका डिपेंडेबल नहीं है, और ये आज इस ईरान पे करेगा तो कल वो किसी और मकसद के लिए किसी और जगह भी रिजीम चेंज कर सकता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, और ये चेंज
ये डिफरेंट जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स प्लस की बात कर रहे हैं, नेटो के टूटने की बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसी की तरफ जा रही हैं। जो आपने कहा कि ईरान से उसने मुज़ाकरात की बात भी की है, क्योंकि कल की खबर है कि एक तो इनका मीडिया जो है वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, और दूसरे कल से पिछले 24 घंटे से ईरान में मुजाहिरों की शिद्दत में काफी कमी आई है। तो एक चीज वो देखते हैं नहीं काम कर रही, सबसाइड करने लग जाती है, तो फिर वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। अच्छा, दूसरी और एक और बात भी की जा रही है, उसे रूल आउट कर रहे हैं मोस्टली जितने भी एनालिस्ट्स हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड वाला जो मामला है ये हमाकत नहीं करेगा, ना ही वेनेजुएला में ना ही ईरान में। तो ये समझते हैं कि एयर स्ट्राइक्स वाला ही मामला होगा, और अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे तो फिर तो रजीम चेंज होना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वेनेजुएला में भी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा। कि अभी तो एडवाइजरी दी उन्हें कि वो अमेरिकी मुसल्ला ग्रुप जो है वो उनके अमेरिकी सिटीजन को ढूंढ रहे हैं, आम सिटीजन को। तो फौजी जब आएंगे तो उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे। और जहां तक ईरान की बात है, बिल्कुल यहाँ पे भी नेवर बूट्स ऑन द ग्राउंड का उन्होंने तजर्बा बहुत साल पहले करके देख लिया था। आपको याद है ना वो जो इन्होंने एक्शन किया था वो सफारत खाने से जब एम्बेसी पे कब्जा हुआ था, वो किस तरह मिजरेबली इनका वो फेल हुआ था। तो अब जो है आज का ईरान उसकी निस्बत बहुत बेहतर है मिलिटरीली। उसके पास अपना जो उनके मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन सर अमेरिका और इजराइल तो 31 जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं कि 31 जनवरी तक जो है वहां पर चेंज आ जाएगी। आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है, हो सकता है कि वहां पर चेंज आ जाए या रजीम चेंज हो जाए? क्योंकि एयर स्पेस बंद होने की खबरें भी आ रही हैं कि इजराइल अपनी एयर स्पेस बंद कर रहा है और उस खित्ते में पूरी एयर स्पेस जो है वो बंद हो रही है। तो इसका मतलब है कि बड़ा हमला होने वाला है। देखिए डेस्परेट कोशिश तो पूरी होगी, बाकी अल्लाह जानता है क्या होगा। हम सिर्फ एक एनालिसिस दे सकते हैं हल्का फुल्का सा। इनकी डेस्परेट अटेम्प्ट होगी कि इस मूवमेंट को किसी तरह उसके आपको याद होगा अगर मिलाजोविच को जिस तरह इन्होंने हटाया था, एयर बॉम्बिंग करके, एयर से बॉम्बिंग करके उन्होंने उनके जो ग्रिड स्टेशन थे, उनके वाटर सप्लाई सिस्टम था, उसको किया ताकि लोग डेस्परेट होकर कहें कि किसी तरह हमें बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, भले ये हुकूमत जाए। वो चीज वहां पे मिलाजोविच के साथ हुई। बहुत शुक्रिया जनाब एयर वाइस मार्शल करने की कोशिश रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब, वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस। पर जाते जाते इसी बात पर बात ख़त्म करते हैं कि किसी ने कहा था कोई भी एम्पायर को बाहर से किसी ने तबाह नहीं किया, उसके अंदर से ही जवाल फूटा है। कहानी यूँ भी आज भी अमेरिका बहादुर के हवाले से ऐसी ही लगती है। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारी बरामदात कहाँ तक पहुँचेंगी और जो हमारा मकामी एक टसल या टग ऑफ वॉर चल रहा है वो कितना अहम है और उसकी आगे क्या पर्सपेक्टिव बन रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हमारे मारूफ में शदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, दो हवालों से बात आपसे करनी है। एक तो ये कि जाहिर है ये हमारे हमसाये में भी जंग की बात हो रही है। ईरान बहुत बड़ा तेल का ज़ख़ीरा रखता है। वेनेजुएला का मामला हम देख चुके हैं। पहले तो ये फरमाएं कि क्या ये जो तेल की कीमतें हम जाहिर है दे बढ़ती हैं, रिसेशन की भी बात कर रहे हैं या स्लो डाउन या एक इकोनॉमिक विंटर की भी बात कर रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट द वर्ल्ड इकॉनमी इन द फेस ऑफ ऑल दीज वॉर्स, और अगर ये आगे बढ़ता है तो क्या सिनेरियो बन रहा है डॉक्टर साहब? सर पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान $60 के तेल पे ना बड़ा वाइबल हो जाता है। सो इट्स वेरी गुड फॉर अस कि तेल $60 पे है। हमारा जो इस वक्त बैरूनी खसारा या बैलेंस ऑफ पेमेंट संभला हुआ है उसकी एक बड़ी वजह तेल का $60 है। ये अगर कहीं $90 पे होता, इवन विद द IMF, ये सिचुएशन में फर्क होती। एक दूसरी बात यह कि अमेरिका की एक आई थिंक स्टेटेड पॉलिसी है और उन्होंने बड़ा अथॉरिटीज़ ने क्लियरली कहा है कि जिसे कहेंगे हम ड्रिल करना चाहते हैं, हम तेल जो है उसकी फरावानी करना चाहते हैं, एंड दे फॉलोड थ्रू विद दैट पॉलिसी विद इन द US एंड यू नो अब वेनेजुएला में भी रैंप अप करना चाहते हैं। सो एक ये बात है। पर तीसरी बात यह है कि जब ये आप ड्रिल करते हैं ना तो ड्रिलिंग हैज़ अ कॉस्ट, राइट? एंड ऑल दीज ये जो हमारे ऑयल वेल्स हैं दुनिया भर में, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, दुनिया भर में, उनकी एक जिसे कहते हैं ना ब्रेक इवन पॉइंट है। बहुत नीचे 50-55 से जब आप जाते हैं तो वो ब्रेक इवन पॉइंट टूट जाता है, वो नुकसान में चले जाते हैं। सो तेल इज हॉवरिंग अराउंड लो
एंड विल हॉवर अराउंड लो, कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप क्या देखेंगे, देखें इंटरेस्ट रेट टूटने वाले हैं सारी दुनिया के, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है ऑलरेडी यूएस में लोअर जा रहा है, उससे जो एक नई इकॉनमी जन्म ले रही है जिसको आप सारी एआई की इकॉनमी कहते हैं, उनको पावर चाहिए, पावर उनको फ्यूल करती है इस सारे प्रोसेस को। उसके लिए चाहे वो दुनिया से कोल लें, चाहे वो दुनिया से जैसे कहते हैं न्यूक्लियर बहुत आ रहा है, तेल की ज़रूरत अभी भी रहेगी, अभी भी। जस्ट टू गिव यू अ डेटा, आप बहुत बात सुनते हैं ना ग्रीन एनर्जी की दुनिया में, आज भी 84% दुनिया में जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से आती है। सो लेट्स बी रियलिस्टिक वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो, बट दैट डजंट मीन कि वी डोंट गो दैट वे। आई थिंक अगला साल दुनिया ग्लोबल के लिए लो ग्रोथ का साल होगा। लो ग्रोथ से मेरा मतलब है ये 3% एवरेज के। लेकिन डॉक्टर साहब जो खदशा है, एक और खदशा भी है साथ साथ, जहां पर ये बात हो रही है कि अमेरिका तेल जो है ड्रिल करना चाहता है, वहां पर जो है वो वेनेजुएला में अपना असर और सूख भी उसने बढ़ा लिया है। लेकिन दूसरा खदशा ये है कि अगर अमेरिका वहां पर हमला करता है ईरान पर, और इजराइल भी हमला करता है, जो कि बाकायदा तौर पर धमकियां दी जा रही हैं, तो वेनेजुएला पर भी उन्होंने हमला करके वहां से भी सदर को उठा लिया, और वहां पर तेल की जो है वो दौलत पर काबिज होने के चक्रों में है, जो कि वहां पर कंपनियां नहीं जाना चाह रही। अगर ये ऐसा होता है तो तेल की कीमतों का क्या बनेगा? क्या ये तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी? क्योंकि ईरान जो है अगर हमले की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ पर जो है वो नाकाबंदी कर देता है, सारी सप्लाई रोक देता है, फिर तो तेल नापैद हो जाएगा। और दूसरा, सोने की कीमतों का क्या बनेगा? क्या ये भी खबर आ रही है कि सोने की कीमतें होशरुबा जो है वो हद तक बढ़ सकती हैं? जियोपॉलिटिक्स तो जो इवॉल्विंग बहुत है और बहुत ही जिसे कहेंगे वॉलेटाइल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। Pakistan has always played a very good role when it comes to Iran and its neighbors. I still think Pakistan will continue to play that role. जिस तरह पाकिस्तान का वकार 10 मई के बाद बढ़ा है, आई थिंक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में भी और फॉरेन डिप्लोमेसी में भी वी हैव डन अ गुड जॉब। वेदर इट्स ईरान के जो वफूद हैं वो पाकिस्तान भी आए हैं, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से और दीगर लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है। सो आई ट्रूली होप कि हम कोई ना कोई तस्फिया सिचुएशन जो है उसकी तरफ ही जाएंगे। जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती। सोना इसलिए बढ़ा है, मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि चाइना एज ए सेंट्रल बैंक और जिसे कहेंगे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जब डॉलर से लोग निकले तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ, सोने में लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया। ये नंबर 2 वजह। नंबर 3, इंटरेस्ट रेट जब भी नीचे आते हैं तो सोने में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये नंबर 3। और फिर एक मोमेंटम ट्रेड क्रिएट हुई, उसमें लोगों ने बहुत सोना खरीदा। फिर फंड मैनेजर्स ने, चौथी बात ये हुई, ये कहा कि 5% शाहिद साहब के जो एसेट्स हैं वो सोने में रखे जाएं, तो लोगों ने सोना खरीदा। ऑल दीज हैव प्लेड आउट। सोना आई थिंक अब ऐसे वैल्यूज पे चला गया है कि इट्स ऑन द हायर साइड। जिसके पास है वेरी गुड, दे मेड गुड मनी, बट इट्स स्टिल ऑन द हायर साइड, क्योंकि सोना बहरहाल एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू जरूर है। इसको इसी निगाह से देखना चाहिए। करेक्शन आएगी इसमें सोने में? बहुत बड़ी करेक्शन तो नहीं आएगी, बट मार्केट्स विल करेक्ट इन सम टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज मार्केट्स इस वक्त सारी टॉपिश हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज लिक्विडिटी ने ड्राइव की है इस चीज़ों को। बट चूंकि इंटरेस्ट रेट भी नीचे जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर बहुत आई थिंक हाई अर्नर्स का दौर नहीं है, जिसको आप कहते हैं वेदर दैट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी मार्केट और कमोडिटीज़, बट कमोडिटीज़ की डिमांड तो हमेशा रहती ही है। कमोडिटीज़ हैव डन वेल ओवरऑल। अगर बाकी चीज़ें ज़्यादा चली तो हो सकता है सोने में लिक्विडिटी उतनी ना रहे, बट स्टिल इट्स टॉपिश। इतना मोमेंटम ट्रेड है, काजी साहब के एग्जैक्टली कहना कि कोई करेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हमला होता है ईरान पर, हमला होता है अमेरिका की जानिब से या इजराइल की जानिब से, तो पूरा खिता डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये शर्तें बाकायदा लग रही हैं कि सोने की कीमतें 10 लाख पर जो है वो पहुंच जाएंगी। दूसरा, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, वो ये है कि वजीर आजम ने एक कमेटी कायम कर दी है एहसन इकबाल साहब की ज़ेर सदारत, और उसमें ये कहा गया है कि $60 अरब तक बरामदात लेके जानी है 3 सालों में। क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है? प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि पहले 6 माह का डेटा ये बता रहा है कि आपकी जो बरामदाद हैं वो 3 से 4% गुड्स में कम है पिछले साल से कंपेयर करें तो। सो लेट्स बी वेरी वेरी सीरियस। मैं जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में आर्टिकल लिखा तो मैंने लिखा कि कमेटीज़ बन रही हैं। अगर उसको आज 25 साल बाद मैं रिपीट करूं तो दैट विल नॉट बी वेरी मे बी अ प्रोडक्टिव थिंग। द प्रोडक्टिव थिंग इज़ द फॉलोइंग, कि रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान को एक ग्रोथ फ्रेमवर्क लिखना है,
उसको लिखने के लिए आपको कमेटी नहीं बल्कि बहुत ही काबिल लोग लाने पड़ेंगे जो एक ग्रोथ फ्रेमवर्क पाकिस्तान का लिखें, जिसमें एक्सपोर्ट एक पार्ट एंड पार्ट ज़रूर होगा, बट वो कोई सेंटर स्टेज ले सकता है, बट वो एक करने के लिए क्या पैदावारी सलाहियत बनेगी, क्या इन्वेस्टमेंट रेशियोज बनेंगे, क्या सेविंग्स आएगी, क्या कंजम्पशन लेवल्स चेंज होंगे, क्या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का पार्ट होगा, क्या आईटी का पार्ट होगा, दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी। क्या कंस्ट्रेंट्स हैं इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग पे, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं इस वक्त एग्रीकल्चर के, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहब ये तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो यानी हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उधर से आएंगे, ख्वाजा साहब ने भी ये बात की है। और एक और बात ये जो आपने फरमाया ये कमेटी की, आई थिंक इससे आई कैन नॉट हेल्प कि मैं एग्री करूं आपसे कि वैसे तो ये कमेटी बनाने से पहले जो ये हमारा कोल प्रोजेक्ट है उसके ही हम कोई ऑडिट करवा लेते तो पता चलता होम वी आर हैंडिंग ओवर ऑल दीज ग्रेटर टास्क टू गेट रिड ऑफ IMF। अब ये फरमाइएगा कि ये तो फिर इसे लोग कहते हैं डच डिजीज़ भी हो जाती है, मगर फिर भी डू यू सी कि ये अब अच्छे 7 मुल्कों ने हमारे साथ मुआहदे किए हैं और आज डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का आर्टिकल भी है, तो ये डू यू सी कि हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के जरिए? समझने की बात यह है कि देखिए हम ज़रूर 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करें, ये कितने अरसे में करेंगे इसके में भी क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें इंपोर्टेड कंपोनेंट कितना होगा वो भी देखना पड़ेगा, बट एनी एक्सपोर्ट नेट ऑफ नेट आप हर साल 2-4 अरब डॉलर की भी पिकअप करें और उसमें एक इंपोर्ट कंपोनेंट होगा, उसको देख के करें, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि हम ये काम करें अगर हम मैन्युफैक्चर करके अपने जहाज़ दुनिया को बेचें, दैट्स अ गुड स्टोरी टू राइट। बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि इसमें चाइनीज़ भी शामिल हैं, बट हैविंग सेड दैट उसके फिर बाद में भी ऑर्डर्स आते रहते हैं, बिकॉज जहाज उड़ते हैं, पार्ट्स भी खराब होते हैं, उनकी चीज़ें भी ठीक होती हैं, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस वी गॉटन इनटू, दैट्स अ गुड स्टोरी। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि हम IMF से निकल जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आपने काबल लोगों की बात की थी कि काबल लोग जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। देखें 2200 अरब रुपया जो है वो तो कैपेसिटी पेमेंट में निकल गया और 300 से 500 अरब रुपया सरकारी इदारे जो हैं वो नुकसान कर रहे हैं। हमने बरामदात की बात की है 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने की। ये वंडर बॉयज जो हैं ये कहां से हम लाएंगे इसके इकोनॉमिक को सिचुएशन को दुरुस्त करने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल है आपका यार। जब तक आप एनर्जी मिनिस्ट्री को एनर्जी एक्सपर्ट से नहीं रन करेंगे, जब तक आप इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज को इकोनॉमिस्ट से नहीं रन करेंगे, जब तक आप ये करेंगे नहीं, तो ये कहना तो आसान है कि मनमोहन सिंह आए थे, 15 लोग मनमोहन सिंह साथ लेके आए थे जिन्होंने ये काम किया था। दे वर वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल हु अंडरस्टूड कि इकोनॉमिक्स को कैसे अप्लाई करना है। हम आज भी, मैं बार बार कहता हूँ, अकाउंटिंग समझते हैं शायद कोई GDP ग्रोथ है, ये बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं है। ये नीचे के स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है, प्रोडक्टिविटी पैदावारी सलाहियत की तब्दीली है, इकोनॉमी के माइंडसेट की तब्दीली है, इकोनॉमी के जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं जो ग्रोथ को रोके हुए हैं उनको रिमूव करने की तब्दीली है। ये एनर्जी एफिशिएंसी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपका कंक्लूजन है। और वो जो हम बात करते होते हैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब और आपसे भी, सादा बंदा थेरी नहीं चलेगी, सादा बंदा थेरी ले डूबी। इससे बचेंगे तो सब कुछ होगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ये जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल हमें नज़र आता है वतन अजीज़ में, ये कराची में क्या मामला है और कहाँ तक सिलसिला पहुँचा, और जनाब सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ क्या कोई ऐसे मिल गए हैं 4 उनके सबूत कि जिससे वो कुछ मामला या कुछ अदालती सिलसिले आगे बढ़ने वाले हैं। क्या होने वाला है मियाँ साहब हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, हम बड़े दिनों से देख रहे हैं एक कज़िया तो चल रहा है 2024 के इलेक्शन के बाद से लेके अब तक। हम देखते हैं कि जो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी हम स्ट्राइव कर रहे हैं, हुकूमत कहाँ खड़ी है। ये एक जो इनकी PTI का जो एक था शो अभी रिसेंटली लाहौर में वो हमने देखा। सिंध में हमें कोई बात अलबत्ता समझ नहीं आई कि पहले उन्होंने कहा बड़ा वेलकम किया, फिर बाद में रुकावटें थीं और फिर पता नहीं क्या हुआ, और फिर जो है वो शुरू हो गए वीडियो पे जो हम देखते हैं वीलॉग्स की, जी क्या पता नहीं क़यामतें आ गई, वहाँ पे कितने लोग आ गए नहीं आए। और फिर इसके साथ साथ एक खबर और भी है, और वो ये कि ये पीपल्स पार्टी और असम्बली में जो बाईकाट हुआ, ये ऑर्डीनेंस पे सदर साहब का साइन नहीं हुए थे। मेरे साथ मौजूद है हमाद हसन साहब, तो किसी तारुफ के बताज नहीं, अंदर की खबर रखते हैं। अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, वो इतनी देर में मैं मियाँ साहब आपको से थोड़ी सी दे देता हूँ जब तक हमाद भाई हमें ज्वाइन कर लें। ये फरमाइए कि पहले तो ये बताएं कि ये क्या मामला हुआ था, ये जो ऑर्डीनेंस वाला, और नवीद कमर साहब जो हैं वो उन्होंने एहतजाज किया और वो बाहर चले गए, ये क्या हुआ?
देखें काजी साहब, एक ऑर्डिनेंस आज जारी हुआ है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, और वो ऑर्डिनेंस जो है वो आया, मीडिया में आया। मैंने देखा जब मीडिया में चल रहा था तो जो ईवान सदर की वेबसाइट है या ईवान सदर का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहां पर वो प्रेस रिलीज नहीं आई थी और ना ही वहां से अनाउंसमेंट हुई। और उसको जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो असेंबली का इजलास हुआ, वहां पर नवीद कमर साहब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इस ऑर्डिनेंस पर तो सदर के दस्तखत ही नहीं है और सदर से मंजूरी ली नहीं गई, तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया और अभी तक उनका वॉकआउट मौजूद है। उनको मनाने के लिए वहां वुज़रा गए लेकिन वो नहीं माने, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास बुला लिया है कि सदर की मंजूरी के बगैर जो है ये ऑर्डिनेंस कैसे जारी हो सकता है। इस हवाले से नवीद कमर ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में उस वक्त तक साथ नहीं देंगे जब तक ये हुकूमत जो है करेक्शन नहीं कर लेती और हुकूमत हमें इसकी वजाहत नहीं दे देती कि इसके जो दस्तखत हैं वो कैसे बगैर दस्तखत के ये ऑर्डिनेंस जारी हो गया। ये तो काजी साहब आज पार्लियामेंट में हुआ है। दूसरा आज बड़ा इशू जो पार्लियामेंट में हुआ वो है अपोजिशन लीडर के हवाले से। अपोजिशन लीडर के हवाले से पीटीआई ने बाकायदा तौर पर आज दरखास्त जो है वह जमा करा दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि जल्द अज जल्द इसका जो है इंतखाब हो जाएगा। उन्होंने बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक चाहिए है जो दस्तखत किए गए हैं उनकी, और वो तस्दीक करने के बाद जो है वो ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लेंगे। कल हो सकता है कागजात नामजदगी जमा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनका बतौर अपोजिशन लीडर अभी तक कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, और हो सकता है कि अभी इस पर इत्तफाक नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि कल तक हो सकता है कि इसका जो है इत्तफाक हो जाए और जुमे रात तक ये मुकम्मल प्रोसेस हो जाए। लेकिन जो तारीखी हरबे हैं या वहाँ पर जो माहौल नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि अच्छा हमें ज्वाइन कर लिया है हमाद हसन साहब ने। हमाद हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमाद साहब, ये इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमाद साहब, ये जो असम्बली में जो आजकल हुआ, इसे आप क्या देखते हैं? ये कोई इनकी मुस्लिम लीग नून और लोग बड़ा कहते हैं ये तो नूरा कुश्ती होती है, अब साइन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल परसों हो जाएगा। ये कोई लड़ने की बातें हैं? लड़ने की तो बहुत सी बातें थी जिस पर लड़ाई हो सकती थी, जो अब तक हुआ 24 से पहले और पोस्ट 24। तो एक तो ये हमें फरमा दीजिएगा, और दूसरा ये कि ये क्या कन्फ्यूजन था ये जो कराची में आपको नज़र आया? पहले बड़ा उन्होंने इस्तकबाल किया और फिर बाद में उन्होंने जो है वो, तो हाउ डू यू लुक एट इट? ये क्या था? खुद एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज थी या ये बड़ा वेल थॉट आउट प्लान था? हमाद साहब, ये आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर। देखिए, हुकूमत का जो रवैया है वो फेडरल गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है, उस रवैये में लम्हा लम्हा सख्ती आती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले, तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट में, मैं खुद भी वहां पे मौजूद था, तो उनका रवैया इस हद तक सख्त था कि अगर आप अफगानियों की हमायत करेंगे तो फिर हम आपको उस तरफ धकेल देंगे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछ भी लिया कि आप ये बात किस तरह कर रहे हैं? एक तो आपका बयानिया वोट को इज्जत दो का था, दूसरी बात यह कि जिस जुमात के बारे में आप ये कह रहे हैं उस जुमात को 4 करोड़ अवाम ने मैंडेट दिया है, तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट। तो आप उस जुमात के बारे में ये फैसला कैसे कर सकते हैं या किस तरह ये बात कर सकते हैं? दूसरी तरफ आप देखें तो सिंध गवर्नमेंट पहले उनको वेलकम कर रही थी, लेकिन दूसरे दिन उनका रवैया तब्दील हो गया और इंतहाई सख्ती भी उस देखने में आई। तो इससे तो वाज़ेह हो रहा है कि सियासी जमातों पर किसका दबाव है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। एक और बात ये कि पीटीआई ने अपने रवैये में कोई मैच्योरिटी और कोई पुख्तगी पैदा नहीं की। वो आज भी वहां पर खड़े हैं जहां 30 अक्टूबर 2011 को खड़े थे। उनके रवैये में उन्होंने ना बदलते हुए डायनेमिक्स को समझा, न हसास सूरत हाल को समझा। आज भी आप देखें तो उनका वजीर आला रोज रोज या तो इस्लामाबाद भागता है या लाहौर भागता है या कराची भागता है, हालांकि सूबे की जो सूरत हाल है वो। हमाद भाई, मैं यही सवाल जो है वो आपसे करूंगा और आपसे रहनुमाई चाहूंगा। एक जानिब जो है वो आपने फरमाया कि हुकूमती रवैया बहुत सख्त हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही करना है तो अफगानिस्तान चले जाएं। वो किस बयान पर कहा उसको मैं आपके सामने रखता हूं। वो सीएम केपी जो कि कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, इसके सबूत दो। क्या सीएम केपी को जितनी वहां पर ब्रीफिंग्स मिलती हैं या वो हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वहां के, उनके पास कोई सबूत नहीं है?
नंबर एक। नंबर दो, क्या वो कभी पंजाब जाते हैं, कभी कराची जाते हैं, कभी इस्लामाबाद आते हैं, वो अपने केपीके की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देते? क्या आपका ताल्लुक भी केपी से है? कब और सीएम ने और उनकी काबीना ने कभी शोहदा के जनाजों पर वहां पर शिरकत की है बाकायदा पर जाके? मैं हैरान हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछ क्यों रहे हैं। इसका सबसे बड़ा क्रिटिक तो मैं रहा। पुख्तून बेल्ट से सबसे ज्यादा तनकीदी पीटीआई के रवैये पर मैंने किए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंडेट को एंगेज क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या मैंने ये सवाल भी उनसे पूछा कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनके साथ कितनी कोऑर्डिनेशन की है। प्राइम मिनिस्टर ने तबाहाल सूबे जो दहशतगर्दी की बदतरीन तारीख के बदतरीन सूरत हाल का सामना है, बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कितने दौरे पेशावर के किए, फेडरल मिनिस्टर्स वहां पर कितनी बार गए हैं, वहां पर वफाकी काबीना के इजलास कितने हुए हैं, जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम था उसके सिफारिशात पर वफाकी हुकूमत ने कितनी मदद फराम की है। मेरा सवाल तो ये था। मेरा सवाल तो ये हरगिज नहीं है कि पीटीआई का रवैया में चेवर है। मैं तो उसका सबसे बड़ा क्रिटिक हूं और मैं मुसलसल उस पर तनकीद कर रहा हूं कि पीटीआई के रवैये में न जिम्मेदारानापन दिखाई देता है, न पुख्तगी दिखाई दे रही है, न वो स्टेट के बयानिए के साथ चल रहे हैं, न उनको किसी चीज की खबर है कि गर्दपेश के हालात क्या है। अच्छा हमाद भाई, एक बड़ी अजीब सी है जी, अपने हमारे साथी भी अपने बैठ जाते हैं ये खबरें देने कि जी वो वंडर बॉय आ रहा है, नहीं वंडर बॉय नहीं आ रहा, पेज एक ही है, पेज फट चुका है, नहीं पेज तो बिल्कुल पक्का ग्लूड है। तो ये इसमें क्या इसकी कितनी सदाकत आपको लगती है कि ये, और आप समझते हैं कि ये सिर्फ कहानियां हैं या फीलर हैं जो या वो डाले जाते हैं? और फिर उधर जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी ये कहा है, मोहसिन नकवी साहब ने, कि उनके और पीएम के माबैन जो है वो गलतफहमियों की कोशिश की जा रही है, जैसे मुझे बताया गया। तो इन दोनों हवालों से आपका क्या टेक है? देखिए, जो जस्टिस हैं, जो ऑप्टिक्स है, उससे तो सारा मंजरनामा, सारा सिनेरियो पूरी तरह वाज़ेह है। यानी आज तलाल चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या इससे ये वाज़ेह नहीं हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं? अब वंडर बॉय का तस्वर तो ये तो सहाफत में आते रहते हैं, लेकिन क्या बाखबर सहाफी ये नहीं जानते कि इस वक्त कोई भी किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है? किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान क्यों हो? मईशत के हवाले से इंटरनेशनल जो बड़े सहाफती इदारे हैं, जिसमें राइटर से लेकर ब्लूमबर्ग तक और वाशिंगटन पोस्ट तक, सब बेहतर मईशत के बारे में गवाहियां दे रहे हैं, अशारे दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है। इंडिया के साथ गुज़श्ता मई में हमारी फोर्सेस ने क्या किया वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान को डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से पूरी दुनिया से ऑर्डर्स मिलने लगे। तो ये तमाम कामयाबियां गो के अवाम तक उसके समरात अभी नहीं पहुंचे, लेकिन ये कामयाबियां सेम पेज के बगैर कैसे आ सकती हैं? और क्या इन तमाम कामयाबियों को पसपुश डालकर एक और हमाद भाई, आपकी नजर जो है वो अंदर की खबर पर होती है और आप गहरी नजर रखते हैं। कल से एक फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो फिर रही है, वो सामने आई है और आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें सुहेल खान अफरीदी जो है वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस निकले हैं। और उसमें आप क्या देखते हैं उनका मुस्तकबिल? क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या उन पर दोबारा मुकदमा हो सकता है? केपी में तो उनकी हुकूमत है, उन पर मुकदमा कौन करेगा? तो फिर क्या उनकी नाहली पर कोई तलवार उनके जो लटक गई है? 8 फरवरी से पहले की बात की जा रही है कि वो जो है या गिरफ्तार होंगे या नाहल होंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए, हमें जस्टिस को रीड करना चाहिए। ये 10 मई 2023 को पेशावर के थाना शर्की में ये एफआईआर दर्ज हुई थी और इस एफआईआर में सुहेल अफरीदी का नाम भी नहीं था, तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश जो साबिक हुकूमत के वज़राए उनका नाम भी नहीं था, इरफान सलीम जो डिस्ट्रिक्ट पेशावर के सदर हैं पीटीआई के, उनका नाम भी नहीं था। फिर जब चालान पेश हुआ तो भी इन लोगों के नाम नहीं थे, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में इन सबके नाम आ गए। तो इससे यानी ये जो नई डेवलपमेंट सामने आई है,
तो ये फिर इनके नाम इसमें क्यों आए, जब चालान में FIR में उनके नाम नहीं थे, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई शहादत उनके बारे में नहीं आई थी अभी तक, तो ये नाम क्यों आए? इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि सुहेल अफरीदी या खैबर पुख्तनख्वा PTI के हवाले से बड़े फैसलों के इम्कानात हैं। नापसंदीदा फैसले होंगे कि अवाम के मैंडेट के खिलाफ फैसले किए जाए, लेकिन बहरहाल हकायक यही है कि बड़े फैसलों के इम्कानात पुख्तनख्वा में हो सकते हैं। अच्छा हसन भाई, एक और बात मैं चाहूँगा कि ये जो इकॉनमी की बात है, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले वजाहत से बता दिया कि पूरी दुनिया से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है, मगर अंदरूनी तौर पर खबरें ये हैं कि साग डार साहब का भी नाम आया और कुछ जो इशारे हुए। तो अब मैं दोबारा ये चाहूँगा कि वाकई क्या साग डार साहब को सोचा जा रहा है कि दोबारा से या पाकिस्तान की मैशियत उनके हवाले कर दी जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अब बराए नाम वजीर रह गए हैं। उनके पास सिर्फ इक्तिसादी राब्ता कमेटी का मामला रह गया है। बाकी जो तमाम जो इकनॉमिक टीम है या जो इकानमी से मुताल्लिक जो कमेटियां हैं, पार्लिमानी कमेटियां बहुत सारी बड़ी तादाद में हैं, ये तमाम कमेटियां इस वक्त इसहाक डार साहब चेयर कर रहे हैं। ज्यादातर मामलात को भी वो देख रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब साहब की कोई कारकर्दगी नहीं रही। सैयद मोहम्मद अली की कारकर्दगी देके हमाद भाई, ये बड़ी खबर है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं और औरंगजेब साहब जो हैं वो एक सिर्फ नाम के वजीर रह गए हैं। क्या इकनॉमिक टीम भी तब्दील होगी या सिर्फ इसहाक डार साहब ही बाइख्तियार होंगे? और दूसरा, आपने सुहेल अफरीदी साहब के बारे में बताया कि बड़े फैसले होंगे, क्या वो नाअहल हो सकते हैं? जी सुहेल अफरीदी के बारे में तो मैंने आपको बताया कि जिस FIR में उनका नाम नहीं था, चालान में उनका नाम नहीं था, उनका नाम अचानक फोरेंसिक रिपोर्ट में कैसे आई। बल्कि जो ऑडियो विजुअल एनालिसिस आए हैं उसमें भी उनका नाम डाला गया है। और ये फौरी तौर पर, यानी आप इससे अंदाजा लगा ले कि सुहेल अफरीदी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन उनको मालूम भी नहीं था। और SP इन्वेस्टिगेशन ने ये USB जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए लाहौर भिजवा दी और वहां से फोरेंसिक रिपोर्ट भी 3-4 दिनों के अंदर अंदर आ गई थी। मगर तो इससे आप हालात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं तो तज्जिया करूंगा, जाहिर फैसला तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहैसियत तज्जिया निगार समझ रहा हूं तज्जिया बड़ा साहिब है। सुहेल अफरीदी के आपका तज्जिया साहिब, हमेशा आप बेलाग बात करते हैं हमाद हसन साहब, और जो अंदर की खबर भी आपके पास होती है, मगर ये इस खबर के साथ हम क्लोज करते हैं। मगर बात ये है कि इसहाक डार साहब की भी अगर हम हिस्ट्री और तारीख देखें, सो कॉल्ड फिगर फजिंग से लेके वो स्कूटर वाला जो मामला था, वो वेस्पा वाला, वो जो बाजवा साहब ने हमें बताया था, तो हम एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहरहाल ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।